दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सेट आरपीएससी में। तो आज का हमारा टॉपिक होगा राजस्थान में क्रांति। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने जो बेसिक चीज़ें थी, जैसे राजस्थान की क्रांति की पृष्ठभूमि, तात्कालिक कारण और राजस्थान की स्थिति के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। तो आज हम उससे आगे शुरू करते हैं। अब अपने पहली सैनिक छावनी आती है नसीराबाद छावनी। तो नॉर्मल सा एक पॉइंट है कि राजस्थान में क्रांति का श्री गणेश या क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, तो वो नसीराबाद छावनी से हुई। कहाँ से हुई? नसीराबाद छावनी से हुई। और ये कब हुई? तो 28 मई 1857 को राजस्थान में नसीराबाद से क्रांति की शुरुआत हुई। और क्रांतिकर्ता कौन थे या क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने इस क्रांति का नेतृत्व किया नसीराबाद में। ठीक है। फिर उसके बाद में 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी इसमें आकर मिल गई थी। अब एक छोटा सा फैक्ट देखते हैं कि नसीराबाद छावनी स्थापित किसने की। तो नसीराबाद जो छावनी है वो अंग्रेज़ अफसर ऑक्टर लोनी की जो उपाधि थी नसीरुद्दौला, उसके नाम पर ये नसीराबाद छावनी का नाम रखा गया। अब आते हैं नसीराबाद छावनी में क्रांति क्यों हुई, इसके कारणों पर। तो सबसे पहले अजमेर जो था वो ब्रिटिश सत्ता का केंद्र था 1857 के समय। दूसरा, बारूद का खजाना अजमेर में ही रखा जाता था। और तीसरा, संपत्ति का कार्यालय भी अजमेर में ही था। इस कारण से अंग्रेज़ों को डर था कि ये जो अजमेर है कई क्रांतिकारियों के हाथ में न चले जाए। तो अपने इस खतरे को मिटाने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया कि अजमेर में जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री पहले से ही तैनात थी उसको नसीराबाद भेजा। कहाँ पर भेजा? नसीराबाद। अजमेर की जो नेटिव इन्फेंट्री थी 15वीं, उसको डायरेक्ट नसीराबाद भेज दिया गया। किस कारण से भेजा? क्योंकि मेरठ में जो विद्रोह की सूचना थी वो अजमेर में एजीजी को लग गई थी। इस कारण से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया गया। फिर उसके बाद में अजमेर में अन्य सेना बुलाई, जो कि थी कोटा, ब्यावर, मेर रेजिमेंट और डीसा की अंग्रेज़ सेना को अजमेर में बुलाया गया था। और 15वीं नेटिव इन्फेंट्री में असंतोष का कारण क्या था कि 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को पहले अजमेर से नसीराबाद भेजा गया। कहाँ से? अजमेर से नसीराबाद भेजा गया। और दूसरा कारण ये था कि चरबे वाले कारतूसों के बारे में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को पता चल गया था, तो इसके कारण भी उनमें असंतोष हुआ। फिर नसीराबाद में जो वफादार सेना लगाई थी अंग्रेज़ों के द्वारा वो थी बम्बई लांसर्स, दूसरी अंग्रेज़ सेना जो कि डीसा से आई थी। और ये लगवाई किसने थी? तो पिचार्ड नामक एक अंग्रेज़ अधिकारी था, उसने लगवाई। और उसने यहाँ की सुरक्षा करने के लिए तोपखाना भी लगवा दिया था। आगे चलते हैं। तो 28 मई को नसीराबाद में क्रांति शुरू हो गई। और क्रांतिकर्ता कौन थे? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री और तोपखाना के सैनिक जो थे उन्होंने मिलकर क्रांति शुरू कर दी। फिर उसके ही 2 दिन बाद 30 मई को 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी इन 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों के साथ मिल गई। ठीक है। अब इस विद्रोह में 3 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या हुई, जिसमें पहला था वेनी, जिसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। दूसरा न्यूबरी और स्पॉटिसवुड, इन दोनों की हत्या की गई विद्रोहियों के द्वारा। फिर 2 अंग्रेज अफसर भी घायल हुए, पहला तो लॉक और दूसरा हार्डी। तो इन नाम जो है वो आपको याद रखने होंगे, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो नसीराबाद में कौन कौन से सैनिकों की हत्या हुई? तो केवेनी, न्यूबरी और स्पॉटिसवुड की। ठीक है। अब आगे देखते हैं। नसीराबाद के जो विद्रोही थे, विद्रोह का संचालन करके दिल्ली की ओर रवाना हुए। कहाँ की ओर रवाना हुए? नसीराबाद टू दिल्ली। ठीक है। फिर जब ये रवाना हुए तो इनका पीछा वाल्टर और हीथकोट नामक 2 अंग्रेज अफसर थे। तो इन्होंने मेवाड़ और मारवाड़ की सैनिकों की सहायता से इन विद्रोहियों का पीछा किया। ठीक है। वापस ये असफल रहे पीछा करने में और विद्रोही दिल्ली पहुंच गए। अब दिल्ली में विद्रोहियों ने अंग्रेजी सेना पर हमला कर दिया था। ठीक है। और जो नसीराबाद में जो अंग्रेज़ अफसरों के जो परिवार थे उनको इस विद्रोह के समय जोधपुर ले आया गया। यह पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि भाई नसीराबाद में जो विद्रोह हुआ उस टाइम
जो अंग्रेज़ों के परिवार थे उनको कहाँ पर ले जाया गया, तो सबसे पहले ये आंसर आएगा कि जोधपुर लेके जाया गया उनको। फिर आगे देखते हैं, दूसरा केंद्र आता है अपने नीमच, ठीक है, ये पड़ता है ग्वालियर एमपी में। तो यहाँ पर क्रांति हुई 3 जून 1857 को। कब हुई? 3 जून 1857 को, ये डेट इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे जो क्रांतिकारी कौन थे, तो पहला था मोहम्मद अली बेग जो कि सामान्य सैनिक था, और दूसरा हीरा सिंह, ये मेन नेतृत्व करता था, मतलब जो भी नेतृत्व था इसके हाथ में था, और इसका साथी कौन था? मोहम्मद अली बेग। अब नीमच में क्रांति के क्या कारण रहे उस पर अपन नज़र डालते हैं कि नीमच से पहले मेरठ और नसीराबाद में जो विद्रोह हुआ उसकी सूचना नीमच के सैनिकों को लग गई थी, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, कर्नल एबोट ने, जो अंग्रेज़ अफसर था, उसने नीमच के सैनिकों को ये शपथ दिलाई थी कि वो अंग्रेज़ों का साथ दे। लेकिन मोहम्मद अली बेग था जो कि अपना पहला विद्रोही था, उसने अवध का एग्ज़ाम्पल दिया कि जब अंग्रेज़ शपथ भंग कर सकते हैं तो वे हमसे ऐसी अपेक्षा क्यों रखते हैं कि भारतीय शपथ का पालन करेंगे। तो ये कथन किसका है? मोहम्मद अली बेग का। इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखें और नोट कर लें। फिर उसके बाद में कैसे न कैसे करके कर्नल एबोट ने इस मामले को शांत करवा दिया, लेकिन विद्रोह वापस भड़का। यह विद्रोह 3 जून 1857 को व्यापक रूप ले चुका था और इसका नेतृत्व करता था हीरा सिंह। हीरा सिंह कहाँ का नेतृत्व करता था? नीमच का। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखें। हीरा सिंह कहाँ पर था? नीमच में। फिर यहाँ पर इस विद्रोह में हत्या किस किस की हुई? तो कर्नल सार्जेंट की। किस अंग्रेज अफसर की हत्या हुई? सार्जेंट की, और उनकी पत्नी और बच्चों की, ठीक है। फिर उसके बाद में जो नीमच के विद्रोही सैनिक थे वो दिल्ली की ओर रवाना हुए, ठीक है। तो इनका रास्ता क्या था? ये नीमच से पहुँचे चित्तौड़, जहाँ पर नीमच के जो विद्रोही थे उनका निम्बाड़ा में जनता ने स्वागत किया। किसने स्वागत किया? जनता ने स्वागत किया। फिर ये हमीरगढ़ बनेड़ा होते हुए शाहपुरा पहुँचे, और शाहपुरा का जो राजा था उस टाइम उमेश सिंह। कौन था? उमेश सिंह। उसने जो है वो विद्रोहियों की मदद की थी। फिर ये शाहपुरा से देवली गए, और मेहंदीपुर के जो देवली के जो सैनिक थे, मेहंदीपुर देवली के, वो सैनिक भी नीमच के सैनिकों के साथ मिल गए, और ये आगरा होते हुए दिल्ली पहुँचे 5 जून को, ठीक है। फिर उसके बाद में एक स्थान आता है डूंगला नामक स्थान। कौन सा स्थान? डूंगला। अब ये जो स्थान है वो चित्तौड़ में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? चित्तौड़ में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि नीमच के जो 40 अंग्रेज़ थे उनको रुंगाराम एक किसान था उसके घर पर शरण दिलवा रखी थी, ठीक है। तो इन अंग्रेज़ अफसरों को या इन अंग्रेज़ अधिकारियों को सारवर्स ने उदयपुर पहुँचाया। कहाँ से? चित्तौड़ डूंगला से कहाँ पर पहुँचाया? उदयपुर पहुँचाया। और स्वरूप सिंह मेवाड़, उस समय का मेवाड़ का शासक था, मतलब स्वरूप सिंह, तो उसने इन अंग्रेज़ों को पिछोला के जग मंदिर में शरण दी। कहाँ पर दी? पिछोला के जग मंदिर में शरण दी। और देखभाल करता कौन था? गोकुल चंद्र, ठीक है। इसके बाद में नीमच के जो क्रांतिकारी थे वो देवली के लिए निकले। किसके लिए निकले? देवली, जो कि टॉप में पड़ता है, उसके लिए निकल गए थे। तो इनका पीछा जो किया वो हार्डकेसल और वाल्टर ने किया, और उसके साथ ही मेवाड़ की ओर से कैप्टन सारवर्स ने इनका पीछा किया, जबकि सारवर्स के साथ में बेदला का राव भक्त सिंह भी था। कौन था? बेदला का राव भक्त सिंह। फिर एक और पॉइंट आता है कि सारवर्स जब इनका पीछा करने में असफल हुआ और वो मेवाड़ की तरफ लौट रहा था, तो बीच में पड़ता है शाहपुरा। तो शाहपुरा का जो उमेश सिंह था उसने जो है वो अपने दुर्ग के द्वार नहीं खोले थे सारवर्स के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रख सकते हैं। उसके बाद में नीमच में जो किले का रक्षा करता था वो था मैकडोनाल्ड, जो कि अंग्रेज अधिकारी था। ये भी असफल हुआ और विद्रोही इसको जीतने में कामयाब हुए। फिर तीसरा पॉइंट आता है अपने अबू, ये सिरोही में है। तो एक फैक्ट देख लेते हैं अपन कि जोधपुर लीजियन का गठन 1885 में हुआ, और इसका जो मुख्यालय था वो बनाया गया था एरिनपुरा पाली में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जोधपुर लीजियन का गठन 1835 में हुआ और जोधपुर लीजियन का मुख्यालय एरिनपुरा पाली में रखा गया। तो अब आबू में जो विद्रोह हुआ उसको दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने जोधपुर लीजियन की पूर्विया बटालियन आबू भेजी। कहाँ पर भेजी? पूर्विया बटालियन आबू भेजी। लेकिन ये जो जोधपुर की जो सेना है और आनंदरा
रीवा यहाँ का एक ठाकुर है, उसने विद्रोह कर दिया था। तो इसका दमन करने के लिए जोधपुर लीजन की सेना को भेजा और उसी सेना में एक टुकड़ी थी पूर्विया सैनिकों की टुकड़ी। कौन सी सैनिक थी? पूर्विया सैनिकों की टुकड़ी, जिन्होंने आनंदरा के ठाकुर के साथ मिलकर आबू में विद्रोह कर दिया। एजेजी का मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस था, उसका पुत्र था अलेक्जेंडर। वो घायल हो गया और आबू के जो विद्रोही थे वो कहाँ पर गए? एरिनपुरा छावनी। तो एरिनपुरा पड़ता है पाली में। उस समय जोधपुर राज्य का हिस्सा हुआ करता था। अब अपन आगे देखते हैं कि मारवाड़ में जो विद्रोह का केंद्र था वो क्या था? आहुआ। अब अपन आगे देखते हैं कि एरिनपुरा में विद्रोह की तिथि क्या थी? तो 23 अगस्त 1857 को एरिनपुरा छावनी में विद्रोह शुरू हुआ। और विद्रोह शुरू हुआ तो इसका नेतृत्व करता कौन थे? तो जोधपुर लीजन के 3 सैनिक थे। जोधपुर लीजन के 3 सैनिक थे। उनका नाम था पहला मोती का, जो कि जोधपुर लीजन में दफेदार था। दूसरा शीतल प्रसाद, जो कि सूबेदार था। और तीसरा था तिलक राय। ये सभी पूर्विया सैनिक थे, जोधपुर लीजन के पूर्विया सैनिक थे, जो कि आहुआ से एरिनपुरा की ओर आए थे। तो अब एरिनपुरा विद्रोह में ही एक नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखें और नोट कर लें कि चलो दिल्ली और मारो फिरंगी का नारा कौन से विद्रोह में दिया गया? तो एरिनपुरा विद्रोह में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया गया। अब यहाँ से जो सैनिक है वो भी गए दिल्ली की ओर, रवाना हो गए एरिनपुरा से भी। अब एक स्थान आता है खेरवा पाली। कौन सा स्थान आता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि खेरवा पाली। इस स्थान पर क्या होता है कि कुशाल सिंह जो आहुआ का ठाकुर है वो विद्रोहियों के साथ यहाँ पर मुलाकात करता है और इन विद्रोहियों का नेतृत्व स्वीकार लेता है। ठीक है, तो विद्रोही थे, उनका नेतृत्व स्वीकार लिया कुशाल सिंह ने। कहाँ पर? खेरवा में। अब इसके आगे चलते हैं कि भाई जो कुशाल सिंह चंपावत था वो आहुआ का ठाकुर था। कहाँ का? आहुआ का ये ठाकुर था। और मारवाड़ में जो केंद्र था वो आहुआ मेन केंद्र था। ठीक है, तो कुशाल सिंह जो था वो जोधपुर महाराजा और अंग्रेज़ों का विद्रोही कैसे बना, इसके 2 कारण थे। पहला कि जोधपुर महाराजा का विद्रोही कैसे बना कुशाल सिंह? तो एक बिथोड़ा गांव था पाली में, उसका उत्तराधिकार मामला कुछ चल रहा था। तो कुशाल सिंह ने क्या किया कि वहाँ का ठाकुर था कान्जी, क्या नाम था? ठाकुर कान्जी था। तो उसकी हत्या कर दी। तो इस कारण से वो जो जोधपुर का महाराजा था उससे इसका विद्रोह बढ़ गया था। और दूसरा था अंग्रेज़ों का विद्रोही कैसे बना कुशाल सिंह? तो अंग्रेज़ों का विद्रोही इस कारण बना कि जो एरिनपुरा छावनी थी, इसके जो सैनिक थे इनका नेतृत्व कुशाल सिंह ने स्वीकार लिया था। इस कारण से ये अंग्रेज़ों का विद्रोह भी बन गया था। अब अपन देखते हैं कि 1857 की क्रांति में जो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था वो था मॉकमेसन। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखें कि 1857 की क्रांति में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मॉकमेसन था। अब अपन एक जानकारी ले लेते हैं कि कुशाल सिंह की जो सहायता थी वो किन किन लोगों ने करी। कुशाल सिंह की सहायता किन किन लोगों ने करी? तो उसमें पहला आता है शिवनाथ सिंह आसोप का था, ये बिशन सिंह गूलर का था, अजीत सिंह आलियावास का, लांबिया और रूडावास ठिकाने के ठाकुरों ने भी कुशाल सिंह की सैनिक सहायता की। कैसे की? सैनिक सहायता की। तो इन सब के सहयोग की सैनिक सहायता से कुशाल सिंह की जो सेना थी वो 6000 की हो गई थी। कितने हज़ार की हो गई थी? 6000 की। ये आपको ध्यान रखना है कि किन किन लोगों ने कुशाल सिंह की सहायता की। अब कुशाल सिंह का जो नैतिक समर्थन था, नैतिक समर्थन कैसा कि डायरेक्ट भाग नहीं लेना लेकिन उसको सपोर्ट करना। ठीक है, तो उसमें नैतिक समर्थन में रसद और धन की सहायता किसने की? तो स्वलुम्बर, कोठारिया, लसानी, रूपनगर और आसीन ठिकाने के जो ठाकुर थे उन्होंने कुशाल सिंह का नैतिक समर्थन कर दिया था कि हम आपके साथ हैं, आप लड़िए। तो फिर उसके बाद में अंग्रेज़ों और कुशाल सिंह के बीच में 3 युद्ध हुए जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आते हैं इसमें। पहला था बिथोड़ा पाली का युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध, ये हुआ 8 सितंबर 1857 को। फिर दूसरा युद्ध हुआ चेलावास का युद्ध, जिसे घोरो और कालो का युद्ध भी कहते हैं, ये हुआ 18 सितंबर 1857 को। और एक अंतिम युद्ध हुआ आहुआ का युद्ध, ये हुआ 20 जनवरी 1858 को। तो ये तीनों डेट आपको याद रखनी है और तीनों युद्ध भी आपको याद रखने क्रमशः।
ठीक है। अब अपन इसमें देखते हैं पहला पिथौरा का युद्ध। तो पिथौरा का युद्ध हुआ 8 सितंबर 1857 को, और पिथौरा एक जगह है जो कि पाली में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? पाली में। तो किन किन के बीच में युद्ध हुआ? अपना हीरो कुशाल सिंह चंपावत तो यहीं पे ही है। इसके सामने कौन कौन था पिथौरा का युद्ध में? कैप्टन हीथकोट, अनार सिंह पंवार जो कि किलेदार था, और तीसरा था कुशल राज सिंह भी, जो जोधपुर पलटन का सेनापति था। ठीक है। तो इन दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें कुशाल सिंह चंपावत जीता और ये अंग्रेज सैनिक और जोधपुर की सेना हार गई थी। फिर इससे जो परिणाम आया उसको देखकर एजी जो पैट्रिक लॉरेंस था, जो कि अजमेर में था उस टाइम, तो उसने एक कथन कहा था जोधपुर की सेना के लिए, वो अपन देखते हैं। तो एजी जी ने क्या कहा, लॉरेंस ने, कि जोधपुर की सेना जो है वो द डांसिंग ऑर्डरलाइंस ऑफ रिबेल है। ये किसने कहा? तो ये कहा एजी जी पैट्रिक लॉरेंस ने, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में आता है चेलावास या गोरे और कालो का युद्ध। ये हुआ 18 सितंबर 1857 को। ये डेट भी इम्पोर्टेंट है। कारण क्या था कि अंग्रेज़ों की हार हो गई थी और जोधपुर महाराजा की भी हार हो गई थी। तो इस कारण वो हार का बदला लेने के लिए वापस कुशाल सिंह चंपावत पर आक्रमण करते हैं। तो इस कारण से गोरे और कालो का युद्ध या चेलावास का युद्ध हुआ। ये भी पाली में ही स्थान पड़ता है चेलावास। तो इस पर कौन सी सेना साथ में लड़ी? तो अपन देखते हैं कि अब एजी जी पैट्रिक लॉरेंस खुद आया अजमेर से सेना लेकर। ठीक है। और जो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मैकमोहसन, वो भी आ गया था। अब ये दोनों कुशाल सिंह चंपावत से वापस युद्ध करते हैं, और इस युद्ध में जीत वापस कुशाल सिंह चंपावत की हो जाती है। मतलब कुशाल सिंह 2 बार जीत गया, पहला तो पिथौरा का युद्ध और दूसरा चेलावास का युद्ध। ठीक है। अब इस युद्ध में क्या होता है कि कुशाल सिंह चंपावत जीत जाता है, और फिर जो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मैकमोहसन, उसका सिर काट कर आहुआ किले पर लटका दिया कुशाल सिंह ने। तो ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सी रियासत का पॉलिटिकल एजेंट का सर काट कर किले पर लटका दिया? तो जोधपुर रियासत का। और पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो मैकमोहसन था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और मैकमोहसन की जो पूजा होती है, मैकमोहसन की अभी भी पूजा होती है, जो कि रेबारी जाति द्वारा पूजा जाता है मैकमोहसन को। अब फिर इस युद्ध के बाद में 10 अक्टूबर 1857 को जो कुशाल सिंह के सहयोगी थे, शिवनाथ सिंह आसोप का था, ये अजय सिंह आलियावास का था, और बिशन सिंह कूलर का था। ये तीनों जो है वो कुशाल सिंह के सहायता करता थे। तो इनके जो शिवनाथ सिंह था, इनके नेतृत्व में ये जो तीनों हैं और इनकी सेना दिल्ली की ओर रवाना हुई। कहाँ पर रवाना हुई? दिल्ली की ओर। ठीक है। अब दिल्ली की ओर जाते हुए इन्होंने रेवाड़ी पर अधिकार कर लिया। इन तीनों ने रेवाड़ी पर अधिकार कर लिया। तो इनसे अंग्रेज सेना नाराज हुई। फिर 16 नवंबर 1857 को नारनौल हरियाणा में एक हमला हुआ। जो कि अंग्रेज अधिकारी कोडार्ड और शिवनाथ सिंह, जो कि इनका लीडर था, इन दोनों का लीडर था शिवनाथ सिंह। तो इनके बीच में युद्ध हुआ। तो इसमें शिवनाथ सिंह की जो सेना थी वो हार गई और कोडार्ड जीत गया, मतलब अंग्रेज जीत गए। फिर इस हार के बाद में जो शिवनाथ सिंह था उसने आत्मसमर्पण कर दिया। शिवनाथ सिंह ने क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया। और अजीत सिंह जो कि आलियावास का था और बिशन सिंह जो कि कूलर का था, उनको राजा ठाकुर के पद से अपदस्थ कर दिया, मतलब उनके सारे अधिकार छीन लिए गए। फिर अब तीसरी घटना आती है अपने आहुआ का युद्ध। तो आहुआ का युद्ध 20 जनवरी 1858 को होता है। कब होता है? 20 जनवरी 1858। इम्पोर्टेंट है ये डेट। तीसरा युद्ध है ये कुशाल सिंह और अंग्रेजों के बीच में। तो इसमें कुशाल सिंह पर आक्रमणकर्ता कौन थे? तो जनरल होम्स और हंसराज जोशी, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरे युद्ध में जो कि आहुआ का युद्ध था, उसमें किस किस के बीच में युद्ध हुआ? तो जनरल होम्स और हंसराज जोशी, उनके सामने कौन थे? तो कुशाल सिंह थे। इसमें क्या होता है कि कुशाल सिंह का पलड़ा थोड़ा हल्का रहता है और अंग्रेज़ों का भारी रहता है, तो इसमें जीत अंग्रेज़ों की हो जाती है। तो युद्ध के बीच में कुशाल सिंह को ऐसा लगता है कि भाई अपन हारने वाले हैं। तो कुशाल सिंह क्या करता है कि अपने जो छोटा भाई होता है पृथ्वी सिंह, वो लांबिया का ठाकुर होता है, तो उसको जो आहुआ का किला सौंप देता है और
खुद जो है वो मेवाड़ की ओर चला जाता है। कहाँ पर चला जाता है? मेवाड़ की ओर निकल जाता है। तो कोठारिया के रावत जोध सिंह ने, किसने? कोठारिया के रावत जोध सिंह ने खुशहाल सिंह को शरण दी, जो कि कोठारिया कहाँ पर पड़ता है? नाथद्वारा राजसमंद में पड़ता है। तो यहाँ के रावत जोध सिंह ने खुशहाल सिंह को शरण दी। उसके बाद में खुशहाल सिंह सलूम्बर गया और सलूम्बर में रावत केसरी सिंह चुंडावत, जो कि सलूम्बर का था, उसने खुशहाल सिंह को शरण दी। तो ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि खुशहाल सिंह को शरण किसने दी? तो दो जनों ने दी। पहला रावत जोध सिंह, जो कि कोठारिया का था, और दूसरा रावत केसरी सिंह, जो कि सलूम्बर का था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब होम्स ने आवा के किले पर अधिकार कर लिया और अंग्रेज़ों की जीत हो गई। तो होम्स ने क्या किया, जो सुगाली माता की मूर्ति थी वह आवा के किले में स्थापित थी, तो उसको उठाकर होम्स अजमेर ले गया। ठीक है, और वर्तमान में ये जो सुगाली माता की मूर्ति है वो वागड़ म्यूजियम पाली में रखी गई है। ये इम्पोर्टेंट है, सुगाली माता। और सुगाली माता की मूर्ति को कौन अजमेर ले गया? तो होम्स अजमेर लेके गया। और वर्तमान में ये मूर्ति कहाँ पर रखी गई है? तो ये वागड़ म्यूजियम पाली में रखी गई है। आगे चलते हैं। अब थोड़ा सुगाली माता के बारे में जान लेते हैं। तो सुगाली माता को क्रांति की देवी कहा जाता है। सुगाली माता को क्रांति की देवी कहा जाता है और इनके 10 सिर और 54 हाथ थे। ये पूरी लाइन इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लें कि सुगाली माता क्रांति की देवी कौन थी? तो सुगाली माता थी और सुगाली माता के 10 सिर और 54 हाथ थे। फिर खुशहाल सिंह ने अंत में आत्मसमर्पण किया। खुशहाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया अंग्रेज़ों के सामने। ये तारीख थी 8 अगस्त 1860 को नीमच में खुशहाल सिंह ने समर्पण किया था। फिर खुशहाल सिंह का समर्पण हुआ, उसके बाद में अंग्रेज़ों ने एक जांच आयोग बिठाया खुशहाल सिंह के कार्यों के लिए। तो उस जांच आयोग का नाम था टेलर कमीशन। क्या था? टेलर कमीशन। तो इसने खुशहाल सिंह की पूरी जांच की कि भाई ये अपराधी है या नहीं है। तो इस टेलर कमीशन ने यह निर्णय लिया कि जो खुशहाल सिंह था वो निर्दोष था। खुशहाल सिंह कैसा था? निर्दोष। तो इसे फिर रिहा कर दिया 10 नवंबर 1860 को। फिर अंत में खुशहाल सिंह की मृत्यु हो जाती है 25 जुलाई 1864 को। ठीक है, फिर आगे अपन देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो कथन हैं उनके बारे में। एक इतिहासकार है एम एस जैन, उसने कहा कि आवा के ठाकुर के विद्रोह को बड़ा चढ़ाकर बताया गया। तो ये कथन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में नाथूराम खड़गावत एक और इतिहासकार है, उन्होंने कहा कि ठाकुर को क्रांति में शूरवीर बताया गया, लेकिन उसने नेतृत्व दबाव में स्वीकारा था। ये कथन किसने कहा है? तो नाथूराम खड़गावत ने कहा है। और एक अंतिम लाइन जो एम एस जैन ने कही थी, वो कही थी कि ठाकुर की सफलता को अंग्रेज़ों के विरुद्ध भारतीय सेना की अंतिम सफलता माना जाता है। ये किसने कहा है? तो एम एस जैन ने। उसके बाद में एक पुस्तक है द म्यूटिनिटीज़ इन राजपूताना। ये किसकी पुस्तक है? तो प्रिचार्ड की पुस्तक है। इसमें क्या कहा कि ठाकुर मतलब खुशहाल सिंह का झगड़ा राजा से था, मतलब जोधपुर महाराजा से था, न कि अंग्रेज़ों से। ये किसमें कहा है? तो द म्यूटिनिटीज़ इन राजपूताना, जो कि लिखी थी प्रिचार्ड ने। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अजमेर पर अगर क्रांतिकारियों का अधिकार हो जाता तो राजा भी इनके समर्थक होते। किनके? क्रांतिकारियों के, क्योंकि उस टाइम अजमेर सत्ता का केंद्र था और जिसके पास सत्ता है उसके साथ सभी लग जाते हैं। इस कारण से द म्यूटिनिटीज़ इन राजपूताना में दूसरी बात ये भी कही गई है कि अगर अजमेर पर क्रांतिकारियों का अधिकार हो जाता तो राजा भी क्रांतिकारियों के साथ हो जाते। फिर इसके बाद में कुछ फैक्ट है कि मैकमोहन के बाद जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन बना? तो निक्सन बना। ये इम्पोर्टेंट है। और दूसरा कि क्रांति के 2 विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो वो है पाली में।